इमरान ने पाकिस्तान को संवैधानिक संकट में धकेला। अब इमरान खान ने पाकिस्तान को कैसे संवैधानिक संकट में ढकेल दिया है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं कि भैया काहे को ढकेल दिया है। इमरान खान जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। तो ये इमरान खान साहब अपवाद नहीं बनना चाहते थे, तो वही संकट इनके सामने फिर आ गया है। क्योंकि जो वहाँ पर इमरान खान की सरकार है, तो सरकार बनाने के लिए वहाँ पर जो संसद की सीटें हैं लोकसभा की, तो 342 सीटें हैं, जिनमें से 172-73 सीटें पाना ज़रूरी होता है। तो इनके पास अब जो सीटें बची हैं 166 हो गई हैं और बाकी की जो सीटें हैं वह क्या हुआ है, जो वहाँ का विपक्षी दल है वह अपने पास इकट्ठा कर लिया है। जो इनके सहयोगी दल भी थे, जो गठबंधन के साथ थे, वो भी उसके साथ भग गए हैं। तो यही सब घटना है। लेकिन जब कल ये सब बैठक हो रही थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो यही सब चलती रही। जो वहाँ की नेशनल असेंबली है, तो नेशनल असेंबली से जब सभा चल रही थी, बैठक चल रही थी, तो ये उठकर चले गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ है, 90 दिनों के बाद फिर से दोबारा चुनाव अब वहाँ पर होगा और शायद इमरान खान यही चाहते भी थे, क्योंकि उनका पद ऐसे चला जाता तो उनको बेइज्जती महसूस होती। तो खैर उन्होंने और इसका सब कुछ उन्होंने ठिकरा फोड़ दिया है पाकिस्तान ने अमेरिका के ऊपर। इमरान खान ने पानी पी पी करके अमेरिका को कहना शुरू कर दिया है कि इसमें जो सरकार गिराने में ये जो बाहरी शक्तियाँ कुछ हैं वो काम कर रही हैं। अमेरिका ने एक चिट्ठी लिखी थी कि उसमें लिखा था कि इमरान सरकार को हटाइए, चाहे जैसे ऐसा वैसा सब कुछ दिखाते रहे और यह सहानुभूति अपने देशवासियों से बटोरना चाहते हैं कि हमें हटाने के लिए बाहरी शक्तियाँ कुछ काम कर रही हैं। तो यही सब है मामला और कुछ नहीं है, जो होगा वहाँ होगा। हम अगली खबर को कवर करते हैं। अगली खबर है जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देखते हैं। क्या होता है रिवर्स जूनोसिस, उसकी चेतावनी दी गई है रिवर्स जूनोसिस की। जूनोसिस साथियों यह क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो जूनोसिस अभी जो देश में आई थी, कोविड-19 महामारी जो थी पूरे विश्व में फैली थी, तो होता क्या है, इसका जो पता चला था कि यह किस चीज़ से फैला हुआ है, तो इसका जो ओरिजिन है यानी कहाँ से निकला हुआ है, तो चमगादड़ को माना गया था। तो ऐसे वायरस या ऐसे बैक्टीरियल बीमारियां जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, उन्हें हम कहते हैं जूनोसिस। यहाँ पर देख सकते हैं जूनोसिस किसे कहा जाता है साथियों। जूनोसिस यानी जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियां जो होती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि ये जो कोविड-19 जो था, यह भी जानवरों से ही इंसानों में आई थी। आप देख लीजिए बर्ड फ्लू जो है, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू जो है, आपका स्वाइन फ्लू, तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू इत्यादि जो ये वगैरह वगैरह सब रोग हैं, तो ये जानवरों से इंसानों में आए थे। तो इन्हें कहा जाता है जूनोसिस। ऐसी बीमारियों को कहा जाता है जूनोसिस। तो और क्या होता है रिवर्स जूनोसिस। रिवर्स जूनोसिस के बारे में देख लेते हैं। रिवर्स जूनोसिस हम समझते साथियों, जैसे कोई भी जो बीमारी है, जैसे जो ये मान लीजिए कोई इंसान है और ये है जानवर। अगर यहाँ से इंसान से कोई भी बीमारी, इंसानों से कोई बीमारी जानवरों में जा रही है, तो उसे कहा जाता है रिवर्स जूनोसिस। यहाँ पर देखिए, उसे कहा जाता है रिवर्स जूनोसिस। और जो बीमारियाँ
जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में आती हैं उन्हें कहा जाता है जूनोसिस। जैसे यहाँ जानवरों से जो बीमारियां इधर आ रही हैं इंसानों की तरफ उन्हें कहा जाता है जूनोसिस, और जो यहाँ से इंसानों से जानवरों में जाते हैं उन्हें कहा जाता है रिवर्स जूनोसिस। और जो इनमें कुछ बीमारियां हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे 150 बीमारियां ऐसी होती हैं जो जूनोसिस बीमारियां होती हैं। उन्हें जैसे जूनोसिस, जैसे आपका हुआ बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, रेबीज, निपाह इत्यादि, जो लगभग 150 ऐसी बीमारियां हैं उन्हें हम जूनोसिस बीमारियां कह सकते हैं। तो खैर इस खबर को अब यहीं पर छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगली खबर है, पहले तो जो इसमें लिखा है यह एक शपथ है, हम पहले उस शपथ को पढ़ते हैं। मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए कसम खाता हूँ कि मैं अपनी योग्यता और परख शक्ति के अनुसार इस शपथ को पूरा करूँगा। जिस इंसान ने मुझे ऐसा पेशा सिखाया है मैं उसका उतना ही गहरा सम्मान करूँगा जितना अपने माता पिता का करता हूँ। मैं सिर्फ अपने बेटों, अपने गुरु के बेटों और उन सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दूंगा जिन्होंने चिकित्सा के नियम के मुताबिक शपथ ली और समझौते पर दस्तखत किया है। जी हाँ, यह खबर है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जो काफ़ी निराशाजनक थी। राजस्थान का, जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर दौसा नाम का एक ज़िला है। तो वहाँ कोई एक महिला थी, उनको डिलीवरी होना था, परसों होना था। तो लेकिन जो वहाँ की महिला डॉक्टर थी उस महिला को बचाने में असफल रहीं, यानी महिला की मृत्यु हो गई। तो महिला की मृत्यु हो जाने के कारण जो महिला के परिवार वाले थे, घर वाले थे, उन्होंने अस्पताल में धरना किया। जो महिला डॉक्टर थी उनके ऊपर अभद्र कमेंट किए, मारने की धमकी दी, यानी कहे कि ये साजिश के द्वारा मार डाली हैं, ऐसा वैसा जान के किया गया है। तो इन सब चीज़ों से आहत होकर के जो वो महिला डॉक्टर थी, उनका नाम था अर्चना, उन्होंने आत्महत्या कर लिया और एक पत्र भी लिख के गए। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है सिवा मेरे मरने के। तो ऐसा क्यों हुआ कि क्योंकि आजकल का जो समय है डॉक्टर और मरीज का काफ़ी विश्वास उठता चला जा रहा है। हर पेशेंट को चाहिए अपने डॉक्टर पर विश्वास करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका जो मरीज है, पेशेंट है, वह मरे। हर डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर बनता है तो कितना पैसा लगता है, कितनी महंगाई है डॉक्टरी की पढ़ाई करने में। उतना सब पैसा खर्च करके फिर आदमी अपना एक तरह से स्टेबल होना चाहता है। तो कोई डॉक्टर ऐसा जानबूझ के तो करता नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ डॉक्टर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होता है धरती का भगवान कहा जाता है। तो डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टरों को कभी भी इस चीज़ के लिए प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि जैसे कोई भी डॉक्टर है तो वो जानकर ऐसा नहीं करेगा। क्या डॉक्टर के पास जाने से क्या सभी मरीज़ जो हैं बचाए जा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी लोगों को बचाया जा सके। तो कुछ लोगों की मृत्यु तो हो जाती है। डॉक्टर जिन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन तब भी बचाया नहीं जा सकता। तो क्या इसमें डॉक्टर की गलती होती है? जी नहीं, डॉक्टर की पूरी ज़िम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन डॉक्टरों की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जैसे-जैसे अगर जैसी स्थिति उस पेशेंट की हो, उस स्थिति को घर वालों को हमेशा बताते रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं-कहीं ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को अंदर भर्ती कर लिया जाता है। जो घर वाले होते हैं उससे ना मिलने दिया जाता है, ना उनके उस पेशेंट के बारे में परिवार वालों को कुछ बताया जाता है कि कैसी स्थिति है। इत्यादि जो ये सब घटनाएँ होती हैं, इसी से अविश्वास पैदा होता है।
तो डॉक्टरों को भी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर को सज़ा तभी दी जा सकती है, जैसे अगर कोई भी डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, तो मरीज़ का उचित तरीके से देखभाल नहीं कर रहा है, गलत दवाइयाँ अगर दे दे रहा है, इंजेक्शन गलत दे दे रहा है, अगर जहाँ ऑपरेशन नहीं करना वहाँ पर भी ऑपरेशन कर दे रहा है, इत्यादि घटनाएँ हो सकती हैं। और जैसे अगर ऑपरेशन करना ही ज़रूरी हो तभी ऑपरेशन करना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ ऑपरेशन नहीं करने की आवश्यकता है, अगर वह दवा से भी काम चल सकता है तो ऑपरेशन ना करें। और कभी-कभी ये भी सुनने में मिलता है कि जैसे ऑपरेशन किए, उसके बाद जो कैंची हुई उसी के अंदर भूल गए, उसी में छोड़ दिए। कभी-कभी मरहम पट्टी की डिबिया उसी में छोड़ दे रहे हैं, पट्टी उसी में छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी सब जो घटनाएँ हैं, ये डॉक्टरों की लापरवाहियाँ होती हैं। इनके खिलाफ़ आप केस कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर के चिकित्सीय जो पद्धति के अनुसार जो है, अगर वह अपना कार्य नहीं करता है, तो आपको डॉक्टर से लड़ने के बजाय आपको जाना चाहिए। आपके ज़िले में सीएमओ ऑफ़िस होता है, आप वहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब घटनाएँ घटित हुई, तो जो अर्चना जो थी, तो वो शायद आत्महत्या कर ली। इन्हीं सब घटनाओं से उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ था, मुकदमा हुआ, बहुत बवाल हुआ वहाँ पर। तो खैर यही सब घटनाएँ थी। अब अगली घटना देखते हैं। और अगली न्यूज़ है, बहुत छोटी-सी न्यूज़ है, थोड़ा-सा इसके बारे में बता देते हैं। एक महिला हैं, उन्होंने उनका नाम ओमवती है, ओमवती। ओमवती नाम की एक महिला थी जो अपने खेत में कहीं गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ट्रेन की पटरी जो है टूटी हुई है बीच में। तो उन्हें लगा कि ट्रेन उतर जाएगी पटरी से तो काफ़ी जान-माल का नुकसान होगा। तो उन्होंने एक, पहले उनको देखते हैं, ये है वो महिला। एटा टुंड्रा रेल ट्रैक पर एक जगह टूटी पटरी देख लाल साड़ी दिखाते हुए ओमवती ने ट्रेन रोक, हादसा होने से बचाया, साथ में उनका पुत्र धर्मेंद्र। ओमवती जो है कहीं अपने खेत में गई थी, तो ट्रेन की पटरी टूटी थी, तो उन्होंने क्या किया, लाल साड़ी पहनी हुई थी, तो अपनी लाल साड़ी, गाड़ी आ रही थी तो उसके सामने सिग्नल के रूप में अपनी लाल साड़ी का फहरा के झंडे की तरह दिखाया, तो जो लोको पायलट था वो समझ गया और गाड़ी रोक दिया। तो काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है। इनको रेलवे के द्वारा देखिए कुछ इनाम-उनाम भी मिलने वाला है, हो सकता है मिले। तो खैर इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। और आगे की कोई खबर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। और अगली खबर है साथियों, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 418 अरब डॉलर का निर्यात किया। तो भारत ने अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बनाया है कि 400 अरब डॉलर का निर्यात किया है। निर्यात और आयात तो आप लोग जानते होंगे। निर्यात अपने देश से कोई भी वस्तुएं जो विदेशों को बेची जाती हैं उन्हें निर्यात कहा जाता है, और जो विदेशों से मंगाई जाती हैं उन्हें आयात कहा जाता है। तो भारत हमेशा जो होता था काफ़ी आयात ज़्यादा करता था, निर्यात कम करता था। लेकिन इस बार जैसे चाइना से हमारी जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो भारत उसमें काफ़ी पीछे रहता है। चाइना से आयात हम बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन हम चाइना को निर्यात बहुत कम चीज़ें कर पाते हैं। इसी प्रकार से पूरा ओवरऑल मिलाकर इस बार भारत ने 418 अरब डॉलर का निर्यात किया है। यह बताया है पीयूष गोयल ने, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने इन आंकड़ों के अनुसार जो है मार्च 2022 में देश ने 40 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो एक महीने में निर्यात का सर्वोच्च स्तर भी है। इसके पहले मार्च 2021 में निर्यात का आंकड़ा जो था 34 अरब डॉलर रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक
भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में $292 अरब का निर्यात किया था। वर्ष 2021-22 में निर्यात का आंकड़ा बढ़कर 418 हो गया है। यानी जो हमारा वित्त वर्ष जो था, वित्त वर्ष 2020-21 जो था, 2020-21 में हमारा जो आंकड़ा था वह $292 अरब का था, जो बढ़कर इस समय 21-22 में 418 हो गया है। यहाँ पर देखिए, जो वर्तमान समय में यानी काफ़ी वृद्धि हुआ है। 292 से $418 तक हमारा निर्यात स्तर पहुँच गया है। और अब हम इसके बाद देखते हैं कोई दूसरी खबर जिसे कवर करें। खबर है साथियों अगली, समय से पहले सूरज का तापमान 122 साल में सबसे गर्म मार्च। यानी इस बार 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी में, यानी मार्च महीने में। अभी तो पूरी गर्मी बाकी है, ये मार्च महीना जो इतना गर्म था इस बार 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया है देखते हैं। यानी इस तरह गर्मी बढ़ने का कारण क्या बताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा था कि भारत में 122 वर्षों में मार्च सबसे गर्म रहा है। मौसम विभाग ने इस असामान्य गर्मी की वजह भी बताई। उसके मुताबिक पूरे देश में 8.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यानी जो सर्दियों में बरसात होती है वह पूरे देश में 8.9 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो कि इसकी लंबी अवधि की औसत वर्षा जो होती थी। इसके पहले हमेशा जो सर्दियों में बरसात होता था वह लगभग 30.4 मिलीमीटर तक होती थी, बरसात हमेशा हो जाता था। लेकिन 122 सालों बाद यानी 1908 और 1909 तक में जो बरसात होती थी, ऐसा एक बार 1908 और 1909 में हुआ था कि उस समय बरसात जो थी इससे भी कम हुई थी। सर्दियों के मौसम में पूरे देश में 8.7 हुआ था। तो मौसम विभाग ने यही सब कारण बताया है कि जो बरसात थी वह कुछ कम हुई है। इस कारण से गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है मार्च महीने में ही। और यहाँ पर बताया गया है मार्च में भीषण गर्मी पड़ने का अल नीनो से कोई संबंध नहीं है। अल नीनो क्या होता है, कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है इस बार अल नीनो आया होगा। अल नीनो क्या होता है, अल नीनो जो अल नीनो लिखा हुआ, अल नीनो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। साथियों अल नीनो जो होता है ग्रीक भाषा का नहीं, सॉरी, अल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है। स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा बच्चा। अल नीनो का अर्थ हिंदी में क्या होता है, एक छोटा। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि अल नीनो कैसा शब्द है, तो यह स्पेनिश शब्द है और अल नीनो का स्पेनिश भाषा में अर्थ होता है एक छोटा बच्चा। तो अल नीनो करता क्या है, जो हमारा ये मानसून होता है, मानसून को प्रभावित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अल नीनो आता है तो उस साल क्या होता है, सूखा पड़ने के ज़्यादा आसार होते हैं, सूखा पड़ता है। लेकिन कभी कभी अल नीनो हमेशा सूखा ही नहीं पड़वाता, कभी कभी भारी से भारी बरसात भी करवा देता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, सूखा ही पड़ता है। अल नीनो जो है, अल नीनो यह 10 साल में यानी एक दशक में 2 या 3 बार आता है। अल नीनो 10 साल में 2 या 3 बार आ सकता है। तो ठीक, और जो ये मानसून बनता कैसे है, कुछ बात मानसून के बारे में भी करते हैं। मानसून जो है प्रभावित कैसे करता है अल नीनो जो मानसून को। मानसून जब जैसे गर्मी यहाँ मानते हैं सूर्य है, यहाँ से
ये हमारी पृथ्वी हुई। यहाँ से जब ताप आता है यानी सूर्य से गर्मी आती है तो यहाँ पर जो धरती होती है हमारी, धरती काफ़ी गर्म हो जाती है। यहाँ से तो जो हवाएं होती हैं गर्म होकर उठती हैं, लेकिन जो हमारे समुद्र होते हैं, समुद्र धरती की अपेक्षा काफ़ी धीमे धीमे गर्म होते हैं। तो जैसे आप लोग ने कभी कभी देखा होगा, जैसे कहीं नदी में या तालाब वगैरह में कभी हले होंगे तो देखे होंगे, जैसे गर्मियों के समय में जो ऊपर का पानी होता है काफ़ी गर्म होता है, और लेकिन जैसे जैसे अंदर आप जाएंगे पानी में घुसेंगे तो नीचे वाला पानी जो होता है काफ़ी ठंडा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समुद्र होता है तो काफ़ी गहरा होता है, तो समुद्र के पानी को भाप बनकर उड़ने में काफ़ी टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन जो पृथ्वी होती है इसलिए समुद्र थोड़ा काफ़ी धीमा, ठंडा भी होता है और गर्म भी धीमा होता है। तो पृथ्वी की जो हवाएं होती हैं ये जल्दी गर्म हो जाती हैं, तो जो गर्म चीज़ें होती हैं वह समुद्र की हवाएं जो होती हैं गर्म होके वह समुद्र की तरफ जाने लगती हैं और वहाँ से वाष्पित होकर के भारी मात्रा में पृथ्वी की तरफ आ करके बरसात करवाती हैं। तो मानसून इसी तरह से बनता है, लेकिन जो अल नीनो आता है 10 साल में एक दो बार या 3 बार आता है, तो अल नीनो इसे बहुत प्रभावित कर देता है। ठीक, अगली खबर को हम देखते हैं, या नहीं तो अगर कोई खबर नहीं होगी तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। एक छोटी सी खबर है, थोड़ा इसे भी कवर कर लेते हैं। खेल से जुड़ी, खेलों से जुड़ी जो खबरें हैं, कल मैच था। इस समय जो है साथियों आईपीएल का मैच चल रहा है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। तो आईपीएल का जो मैच है इसमें कल चेन्नई सुपर किंग जो है पंजाब किंग्स 11 पंजाब से जो है कल चेन्नई हार गई है। और तो कोई उस तरह की खबर नहीं लग रही। इंग्लैंड को 71 रन से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार महिला विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जीता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना हुआ है, चौथी बार 7वीं बार महिला विश्व चैंपियनशिप में 7वीं बार जीत दर्ज की है इंग्लैंड को 71 रन से हराकर। यानी उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता हुआ आपका इंग्लैंड और विजेता बना है चैंपियन, महिला विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बना है।